इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी है, इसमें कवर होते हैं आपके सेक्शन 22 to 27। पहली बात हम यहां पर चर्चा करेंगे हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी को दो नजरिए से देखा जाता है। नंबर वन, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। बिना घर को बेचे आप इससे हर महीने कमाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंट। और वही हम चर्चा करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। फिर से समझ लीजिए, हमें जो भी इस हाउस से प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आ रही है विदाउट ट्रांसफरिंग एनी एसेट, एसेट को ट्रांसफर किए बिना, उसे बोलते हैं पूरी क्लास रेवेन्यू रिसीट। पता है ये छोटे थे जब तुम +1 में तो बोलते थे व्हाट इज रेवेन्यू, विच इज रेकरिंग इन नेचर, होती रहती आती रहती। इंटरेस्ट बैंक में आता रहता है ना, आपको रेंट पे करना है। तो वही बोल रहा है, रेंट आ रहा है, तो रेवेन्यू रिसीट है। और जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे सेक्शन 22 में। सेक्शन याद ना हो तो गलत मेंशन नहीं करने का मृदुल, आप ना मेंशन करें चलेगा लेकिन गलत नहीं करने का, ठीक है। सेकंड आ जाइए, इनकम आफ्टर द सेल ऑफ एसेट। मैंने ये घर जब खरीदा था ये बहुत ही रिमोट इलाके में था, तब मुझे ये 30 लाख का मिला। आज चारों तरफ इसके मॉल बन गए, सड़कें आ गई, बैंक खुल गए, आज इसकी कीमत हो गई 80 लाख और मैंने इसे बेच दिया, ठीक है। तो उस चीज को बोलते हैं कैपिटल रिसीट। रोज घर बेचते हो? नहीं मैम। कौन से सेक्शन में कवर होगा? 45। और आपने ऊपर देख ही लिया है सेक्शन 22 27 है, यानी ये अभी यहाँ पर नहीं है, ये कैपिटल गेन का टॉपिक है। क्लियर है? चलिए पहले तो आप हाउस प्रॉपर्टी को ऐसे समझिए, यानी हम रेवेन्यू रिसीट की बातें करेंगे। आ जाइए, स्टार्ट। हाउस प्रॉपर्टी के लिए किन किन बातों का होना जरूरी है? इवेंट ऑफ टैक्सेशन अंडर द हेड, यूएच मतलब अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कुछ लिखना रह गया गुरनूर? वो इंपॉर्टेंट नहीं था, वो सिर्फ समझना था। चलो फिर भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हो। चलिए, इवेंट ऑफ टैक्सेशन क्या था? हाउस प्रॉपर्टी कब कब टैक्स होती है। इवन अभी आप सैलरी करके आए ना चैप्टर, और सैलरी की बातें करिए ना, अब यहाँ पर आपने सिर्फ उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कब टैक्सेबल करोगे इस चैप्टर में, उसके लिए नंबर 1 सबसे पहले देयर शुड बी अ बिल्डिंग। बिल्डिंग होनी चाहिए जो कि रेंटेड आउट कर रखी है आपने फॉर रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल। दुकान के लिए दे रखी है, घर में रहने के लिए दे रखी है, किसी भी पर्पस के लिए दे रखी है। क्या होनी चाहिए पहले हाउस प्रॉपर्टी के लिए? नंबर 1 बिल्डिंग, नंबर 1। नंबर 2 देयर शुड नॉट बी अ वैकेंट प्रॉपर्टी, सॉरी लैंड। आपने देखा होगा मेरे पास 4 से 5 किला जमीन है, फॉर एग्जाम्पल, मैं उसको क्या देती हूँ ना, समागम करने को दे देती हूँ। कभी राधा स्वामी का, कभी किसी का, कभी कोई माता का, कोई भी। अब होते नहीं सेमिनार्स होते हैं, समागम होते हैं, राधा व्यास सत्संग वाले या कोई भी, उनको देती रहती हूँ। शादी करवा ली कोई, वहां पे शादियों का फंक्शन हो गया, वैकेंट लैंड है, बहुत तगड़ी जमीन है, बहुत अच्छे पॉश एरिया पे है, तो वैकेंट लैंड है, इससे आपको क्या आ रहा है? किराया आ रहा है, लाखों में आ रहा है। वो यहाँ नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी के लिए 4 दीवारें होना जरूरी है, बस इतना याद रखना। वैकेंट लैंड से जो भी इनकम होगी, अगर होती है इनकम, तो यहां नहीं जाएगी, ये जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चलो पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर हो गया आपको। तीसरा आ जाइए, जितनी भी लैंड अटैच है टू द बिल्डिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हाउस प्रॉपर्टी। मतलब गार्डन एरिया, फ्लैट है तो लिफ्ट का एरिया, लिफ्ट से आपके घर तक का एरिया, जितनी भी लैंड अटैच है उस बिल्डिंग से,
इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हाउस प्रॉपर्टी। और चौथी बात, हाउस प्रॉपर्टी के मालिक को क्या बोलते हैं? असेसी। ऑब्वियसली जो टैक्स देगा, असेसी मस्ट बी द ऑनर ऑफ द बिल्डिंग। रिदम जी, उसे बिल्डिंग का मालिक होना जरूरी है। और इनकम टैक्स एक्ट में मालिक दो तरह का होता है, वन इज रियल ऑनर, लीगल। हाँ, मेरे नाम घर है तो मैं लीगल ऑनर हूं, आपके नाम घर है तो आप लीगल ऑनर है। और दूसरा होता है डीम्ड ऑनर। हर बार पेपर में 4 नंबर का टॉपिक आता है ये, डीम्ड ऑनर। जो पहले 4 क्वेश्चन होते हैं पक्का आता है डीम्ड ऑनर, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के आता ही है डीम्ड ऑनर। चलिए, ऑनर दो तरह का, पहला लीगल, लीगल पे मुझे चर्चा नहीं करने का, जिसके नाम मकान है वो लीगल है। और दूसरा डीम्ड ऑनर। आइए, अब मैं फोर्थ का ए पॉइंट बना रही हूं ताकि आपको डीम्ड ऑनर समझा दूं। डीम्ड ऑनर, जैसे लिखूं पेपर में चिपकाया ना, सेक्शन 27, income from house property is taxable in the hand of deemed owner। जो ऑनर नहीं है पूरी क्लास, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट की नजर में वो ऑनर है, तब इसको डीम्ड ऑनर कहा गया। इवन इफ प्रॉपर्टी इज नॉट रजिस्टर्ड इन हिज और हर नेम। सुन लो, उसके नाम प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी उसको हाउस प्रॉपर्टी में एक ऑनर माना गया और वो टैक्स अदा करेगा। कैसे? बस वही बताने जा रही हूं। इन द फॉलोइंग केसेस। मृदुल जी, कुछ समझ आ रहा है क्या? नहीं? हेलो हेलो। आ रहा है मैम। ठीक है, पूछ सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है। आइए, सबसे पहला पॉइंट, कौन डीम्ड ऑनर है? पहले लिख लेना, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा पॉइंट। इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू स्पाउस फॉर inadequate consideration to save the tax, then income from house property is taxable in the hands of transferor। समझाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखना। ठीक है, ए कौन है? हस्बैंड। बी कौन है? वाइफ। इस लाइन को समझा रही हूँ, देखो बहुत इजी है। बी कौन है? हाउस मेकर है, वाइफ घर पे घर में रहती है, और ए हस्बैंड है। ध्यान से सुनिएगा, ए बहुत अच्छी पोजीशन पर है और टैक्स के 30% के स्लैब पर आता है, मतलब इतनी अच्छी इसकी इनकम है कि 30% स्लैब पर आता है। और ध्यान से सुनना, इनका ये घर है, ठीक है एवरीबॉडी। इस घर से वाइफ की एज है 65, ठीक है, ध्यान देना। जो ए है उसका सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा है, आई मीन उसकी खूब अच्छी कमाई है, उसे छोड़ दीजिए। ये घर है, घर इसके नाम है। इस घर से 3 लाख रुपए का रेंट आता है पर एनम, ठीक है। अगर ये रेंट एक ही इनकम में क्लब होगा तो ये सरकार को कितना टैक्स देगा? हायर इनकम भी आता है तो 30%, 90,000 जाता है टैक्स। अब इसने एक चालाकी खेली, दोबारा सुनो। मृदुल जी, ऐसा है 30% रेट नहीं है, 5, 10, 20 ऐसे करके रेट है, 10, 20, 30। मैंने वैसे ही हायर इनकम का ले लिया क्योंकि मिस्टर ए को ऐसा करने की नौबत तभी आई है। लोअर वाले भी करते हैं, बड़ा आसान तरीका देखना। मिस्टर ए के नाम पे घर है, बिल्कुल, किराया आता है 3 लाख।
उसकी और भी कमाई है, उस पर वो टैक्स दे रहा है, कहता है यार 3 लाख पे भी देना पड़ जाएगा मुझे, 90,000 सरकार को। क्यों ना मैं एक काम करूं। उसने क्या किया, ये घर जिसकी कीमत 1 करोड़ है, उसने वो घर अपनी बीवी के नाम ट्रांसफर कर दिया 10,000 रुपए में। कितनी कीमत है, कितने में ट्रांसफर किया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अच्छा, ये जब घर बीवी के नाम हो जाएगा, बीवी तो कुछ कमाती नहीं है, नहीं हाउस मेकर है, हाउस मेकर सबसे बड़ी कमाई है, पर हम पैसों की बात कर रहे हैं इस समय, क्योंकि हम इनकम टैक्स के उसमें, तो बीवी तो कुछ कमाती नहीं है, ठीक है, तो बीवी को तो कोई टैक्स देती ही नहीं है, वो सरकार को कोई टैक्स नहीं देती। लेकिन जब ये घर बीवी के नाम हो जाएगा तो रेंट का चेक किसके नाम कटेगा, बीवी के नाम कटेगा। तो ये 3 लाख इनकम किसकी बन जाएगी, बीवी की बन जाएगी। और बीवी की उम्र क्या है, कितने तक की छूट है, कोई टैक्स नहीं, बच गया 90,000। ऐसे बहुत से लोग करते हैं, पर पकड़े जाए तो होता है ये सब बातें। मैंने उल्टा बात तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगी, पर बहुत दुनिया करती है। पर जब पकड़ में आ जाओ फिर 7 पुश्ते आगे और 7 पुश्ते पीछे सारी रगड़े में आती है, फिर तो आप मतलब फिर आप दोबारा उठ नहीं पा सकते। इसलिए हर कोई डरता है। 132 करोड़ की आबादी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर बंदे को नहीं पकड़ सकता, लेकिन हमारे मन में डर रहता है हम पकड़े गए तो। ये तो वाला जो पॉइंट है, छोटी मोटी तो हरकतें हर कोई कर ही लेता है बीच में, पर वो वही बता रहा है अगर अब अपनी वाइफ को, या स्पाउस मतलब समझते हैं ना, हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को, अगर अपनी वाइफ को एक घर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या बिना पैसे के ट्रांसफर कर देता है टू सेव द टैक्स, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चल जाए तो याद रखना जो ये 3 लाख का रेंट होगा, मकान किसके नाम, वाइफ के। हु इज द लीगल ऑनर, वाइफ। लेकिन इनकम टैक्स की नजर में डीम्ड ऑनर कहलाएगा हस्बैंड। कौन, ट्रांसफरर। जो ट्रांसफर करता है उसे ट्रांसफरर कहते हैं, और जो जिसको ट्रांसफर होता है उसे ट्रांसफररी कहते हैं। क्लियर है, समझ आ गया, समझ आ गया पहला पॉइंट। डीम्ड ऑनर कब होगा, जब हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को घर ट्रांसफर करेगी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू सेव द टैक्स। जो बंदा ट्रांसफर कर रहा होगा वो डीम्ड ऑनर होगा, बस बात खत्म। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। अब आइए सेकंड। कोई डाउट रिदम, मृदुल, कुछ पूछना हो? सेकंड। नो मैम। नो मैम। डन। अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो अपने माइनर चाइल्ड को बिलो 18 फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन अभिषेक बच्चन ने आराध्या राय बच्चन के नाम अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, वो दुबई में इनके बहुत सारे फ्लैट्स हैं, कर दी तो किराया आता होगा उसमें से, तो दैट विल बी देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, will be taxable किसके हाथ में, इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। और ट्रांसफरर क्या कहलाएगा, डीम्ड ऑनर। मालिक कौन है, आराध्या राय बच्चन, बट डीम्ड ऑनर कौन कहलाएगा, अभिषेक बच्चन। डन। चलिए पॉइंट नंबर 3, ये तो सभी को पता होगा, होल्डर ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी वुड बी डीम्ड ऑनर। मकान वाइफ के नाम कर दिया है दिखाने के लिए कि वाइफ इज द ऑनर, पर सारी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने हाथ में रखी हुई है, जिसके हाथ में पावर ऑफ अटॉर्नी है वो भी डीम्ड ऑनर है। आप लड़ने लग जाओगे, मकान मेरे नाम थोड़ी है, इतने 10 घरों के किराए मैं थोड़ी ले रही हूं। अगर आपके हाथ में पावर ऑफ अटॉर्नी है, ही वुड बी द डीम्ड ऑनर। चलिए नेक्स्ट, लीज फॉर ए पीरियड ऑफ, इतने सारे पॉइंट लिखा रही हूँ, 4 नंबर में 5-6 पॉइंट भी लिखा होगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। लीज फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 years, then lessee will be deemed honor. चलिए, इसका मतलब आपने बद्दी हिमाचल प्रदेश सुना ना, हिमाचल प्रदेश बद्दी, ठीक है, बद्दी में जगह है जहां पे अभी इस समय बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट लगा हुआ है,
आपकी इंडोफॉर्म ट्रैक्टर से लेके, कैडिला से लेके, सोनालिका का छोटा, सोनालिका का है आई डोंट नो, चॉकलेट कैडबरी का लेके, कॉलगेट से लेके, बहुत सिप्ला, कैडिला, बहुत सारी फैक्ट्रियां वहां पे, बहुत सारी फैक्ट्रियां। वो सारी फैक्ट्रियों पे जो जमीन, जिस पे फैक्ट्री खड़ी है, वो जमीन उन मालिकों की नहीं है, वो लीज पर दी गई है। ठीक है, जो लीज पर देता है उसे लेसर बोलते हैं, और जिसे लीज पर दी जाती है उसे लेसी बोलते हैं। पता है ये? अगर लेसी को वो जमीन लीज पर 10 से 12 साल से 12 साल से ज्यादा की मिली हुई है, तो वो लेसी विल बी द डीम्ड ओनर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक जमीन ले ली, वहां पे फैक्ट्री खड़ी कर ली, फैक्ट्री चालू हो गई, और साथ ही साथ मैंने जमीन तो काफी ले रखी है, साइड पे मैंने बहुत सारे प्लॉट काट दिए, प्लॉट नहीं काट दिया मतलब मकान बना दिए, छोटे छोटे, कमरा सेट कमरा सेट, सारे वर्करों को दे दिया, उनसे रेंट कवर कर लिया, आउटसाइडर को भी दे दिया, मैं तो कमा रही हूँ। और अगर मैं कही मैं उस पर कमा रही हूँ और मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहे मैडम लाओ पैसा, नहीं मेरी तो जमीन ये तो सरकार की है, मैंने तो लीज पर लिया, आप ऐसा नहीं कह सकते। आपने लीज कितने सालों की ली है? 12 13 14, वैसे तो बता दो 50 से ज्यादा के, 100 साल भी चलती है, चलती रहती सर। सरकार को क्या चाहिए? जमीन वैसे बंजर पड़ी थी जंगल में, वो एरिया तुम पहले देखते, ओहो पूरा बंजर था, पूरा बंजर, कुछ भी नहीं, फैक्ट्रियां डल गया, आज देखो शहर, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं है। सरकार को तो रेवेन्यू आ रहा है, तो सरकार तो यही चाहती है ना, रेवेन्यू आ रहा है, तो इसीलिए तो अगर आपने 12 साल से ज्यादा की लीज ले रखी है, तो लेसी विल बी द डीम्ड ऑनर। क्लियर है? चलिए, कुछ कहना है रजत जी, कुछ पूछना चाहते हो आप? ओके, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, डीम्ड ऑनर, फ्लैट देखें 48 49 में, देखें सुपर इनक्लेव, ये इनक्लेव, वो इनक्लेव, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब क्या होते हैं? कुछ लोगों ने मिलकर एक मूवमेंट बनाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, एक जगह जमीन खरीदी चंडीगढ़ में, पहले ऐसे एक जगह खरीदी कुछ लोगों ने, जैसे एसबीआई के फ्लैट है, एसबीआई के कुछ लोग जुड़े, उन्होंने फ्लैट खरीदे और फिर काट दिए, टुकड़े 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 करके सबको दे दिया, एसबीआई के जिसने अप्लाई किया, सब रह रहे हैं उन फ्लैटों में, रह रहे हैं ना, है ना, सोसाइटी कोऑपरेटिव है। ठीक है, अभी मैं नहीं रह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम भी एक छोटा सा टुकड़ा मेरे नाम भी है, और मेरे को वहां से किराया आ रहा है 70 80 हजार रुपये महीना, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसा आ रहा है, और मैं सरकार के मैडम लाओ टैक्स दो, नहीं मेरी तो जमीन नहीं सर, जमीन तो कोऑपरेटिव की है, पर तुम तो मेंबर हो, तो वो क्या कहलाएगा? देखो जमीन कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम कटी है एवरीबडी, है ना, जो उसके मेंबर हैं दे आर द डीम्ड ऑनर। अच्छा, अभी अगर हम इसको पूरा रब करें, अगर आपसे पूछा जाए डीम्ड ऑनर, डीम्ड ऑनर कौन है? जो जो कि हु इज लाइबल टू पे द टैक्स ऑन द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कौन है? नो डाउट ही इज नॉट द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, पर उसे टैक्स देना, इनकम पे टैक्स देना है। वो कौन कौन होता है? नंबर 1, अगर कोई स्पाउस, अगर कोई बंदा अपनी स्पाउस को या अपने स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है विदाउट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, तो क्या होगा? जो ट्रांसफर कर रहा है वो डीम्ड ऑनर। ठीक है मनीषका जी? और दूसरा, अगर आप माइनर को देते हैं तो कौन होगा? जो ट्रांसफर कर रहा है, डीम्ड ऑनर। अगर आपके हाथ में पावर ऑफ अटॉर्नी है, डीम्ड ऑनर। अगर आपने 12 साल से ज्यादा की लीज ली है, तो लेसी इज द डीम्ड ऑनर। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, तो डीम्ड ऑनर। याद हो गया? 5 6 बातें लिखनी होती है, इससे ज्यादा और कुछ और भी पॉइंट पूरा करवा देते। चलिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे फुली है चाहे पार्शियली है, और रजिस्टर्ड डीड्स आर नॉट कंप्लीट, even then the person in whose name property transfer deemed honor। चलिए, एक छोटा सा लाइव एग्जांपल, बेवरली गोल्फ नाम सुना होगा, मैंने अभी शिफ्ट किया वहां पर, मेरे नाम से वो है फ्लैट, ठीक है, अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई, आने से वाले 2 साल तक रजिस्ट्री नहीं होनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरकार का पैसा देना करोड़ों में, 102 करोड़ देने, अभी 24 करोड़ दिए हैं। जब तक सरकार का पैसा नहीं देंगे, हम वी आर आई एम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, हम वहीं रह रहे हैं। अगर मैं भी सोच के मैं हैदराबाद चली जाऊँ अपनी बेटी के पास, ठीक है, और उसे किराए पे चढ़ जाऊँ, पड़ोस वाला घर किराए पे चढ़ा, 75,000 उसका रेंट आ रहा है उस पूरे घर का, ठीक है, 75,000 रेंट आ रहा है, अगर मुझे सरकार के, मैं कहूँ ना मेरे तो नाम तो रजिस्ट्री नहीं है, आई एम नॉट द ओनर, उसने कहा नहीं, चाहे आपके नाम रजिस्ट्री है या नहीं है, आप क्या है?
डीम्ड ऑनर। मैं ऑनर कब कहलाऊंगी? जब मेरे नाम रजिस्ट्री हो जाएगी। तब तक उससे होने वाली हर इनकम मैं ही टैक्स दूंगी। आप ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि नहीं प्रॉपर्टी मेरे नाम है। रजिस्टर्ड डीड हो या ना हो, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर है ना, तो यू आर द डीम्ड ऑनर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए ओके, मैं कहाँ पे मैंने छोड़ा था पॉइंट अपना? चौथा पॉइंट, चौथा छोड़ा था ना। आ जाइए, प्रैक्टिकल पे भी लेके जा रही हूँ। पांचवा पॉइंट, असेसी। हाउस प्रॉपर्टी के लिए बता रही हूँ बातें। सबसे पहला, बिल्डिंग का होना जरूरी। गॉट इट। दूसरा, वैकेंट लैंड से इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती। तीसरा, बिल्डिंग से जुड़ी हुई लैंड भी हाउस प्रॉपर्टी में कवर होती है। और चौथा, मैंने बता दिया, ऑनर का होना जरूरी, चाहे वो लीगल है चाहे वो डीम्ड है। और पांचवा, जो असेसी है, ही मस्ट नॉट यूज ओन बिल्डिंग फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है जी। मेरा खुद का बिजनेस है, बाहर बहुत किराया पड़ रहा है, तो मैंने अपने घर के पीछे आधा एरिया लेकर उस पर अपना बिजनेस शुरू कर दिया। आई मीन ऑफिस बना लिया। जैसे वकील, कई लोग लॉयर्स होते हैं, देखा नहीं, घर में ही ऑफिस खोले होते हैं। तो कहता, अगर असेसी अपनी बिल्डिंग को अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए नहीं ले सकता, ये वहां पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी, लेकिन अगर वो ऐसा करता है, देन इफ इट इज यूज्ड, देन इट वॉन्ट कम अंडर हाउस प्रॉपर्टी। कहाँ जाएगा ये? बिजनेस और प्रोफेशन में। आपका अगला चैप्टर पीजीबीपी में जाएगा। सही, आइए चलिए, मैं प्रैक्टिकल शुरू कर रही हूँ। थोड़ा सा करूंगी, 10 मिनट, जब 15 मिनट आ जाएगी, क्योंकि मेरी क्लास है 5 बजे ना, मैंने तभी थोड़ा टाइम कर दिया। अच्छा, इस टाइम से आपको प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? आप आ सकते हो रोज। मैं +2 +1 सारे मैंने आगे बैच कर दिए। 3:45 चलेगा? ओके, 3:45 to 4:41, ठीक है। ठीक है नताशा जी, किसी को कभी भी प्रॉब्लम बोल देना, मैं आगे पीछे कर लूंगी। पर मुझे एक दिन मतलब पहले बोल देना एडवांस में, ताकि मैं दूसरी क्लास को वो कर लूँ। अच्छा, ये मेरा घर है। अच्छा, ये देखना, ठीक है, डन। नहीं, मैं हैदराबाद गई, सॉरी, मैंने यहाँ पे एक फ्लैट लिया। फ्लैट में 2 कमरे हैं, 1 और 2, रेंट पे लिया है। रेंट पे। मैं मालिक हूँ? डीम्ड ऑनर हूँ? नहीं। मैं इस दोनों कमरों का किराया दे रही हूँ 30। ठीक है ना? मैंने क्या किया, मैंने 20 दे देती, चलो 20। मैंने ये दोनों कमरों में, आप यहाँ पे आधा मैंने ले लिया, यहाँ पे एक फ्रेंड को एडजस्ट कर लिया, यहाँ पे 2 लोगों को एडजस्ट करके इसको सबलेट कर दिया। क्या मैं ऑनर हूं घर की? मैंने आगे सबलेट करके मैं इससे 30 कमा रही हूँ। बोलिए, विल इट कम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी? हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या होना जरूरी है? यू शुड बी द ऑनर, चाहे आप लीगल चाहे आप डीम। समझो, समझ नहीं? मैंने कमरा लिया, रूम लिया, रूम का किराया, एक ही कमरा 15,000 है, और मैं नाइट शिफ्ट पे काम करती हूँ, कहीं पे कॉल सेंटर पे काम करती हूँ। ठीक है, 15,000 है। 2 लोगों ने कहा कि हम आपका कमरा ले लेते हैं, आप हमें दे दो कमरा। सबलेट कर लिया मैंने उनको, शेयरिंग में डाल दिया, काम के लिए किसी चीज के लिए। उसने मुझे 22,000 किराया दे दिया। हम ऐसे नहीं 15 दे दिया, 22 कर लिया, बाकी कड़े। जो ये 22 आ रहे हैं सबलेटिंग से आ रहे हैं, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो, अगर आप कहीं इंप्लॉई हैं, सैलरी, अगर आपकी खुद ऑनर होके कुछ कमा रहे हो तो हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो पीजीबीपी, और अगर आप कोई ये 10 की बॉटल मैं बाजार में 1,000 की बेच रही हूँ, नहीं नहीं, मेरा काम बॉटल बेचना नहीं है, ओहो प्लीज, वो बिजनेस है। ठीक है, वो तो पीजीबीपी में आएगा। मेरा काम बॉटल बेचना है। पर ये बड़ा इंटीक सा पीस है, ये मैंने ऐसे के 20 का खरीदा और मैंने ऐसे घर में सजाया हुआ है। ये आई और मोनिका मैम बड़ा अच्छा है, मुझे चाहिए यार, मुझे कलेक्शन करने का बड़ा शौक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। बड़ा अच्छा, आपने वो देखा होगा, लकड़ी के पीस देखे होंगे, जंगल में जाते हो ऐसे लकड़ी सूख के पड़ी होती है, ऐसे हाथ पैर टेढ़े बेढ़े से हो रहे होते हैं, लोग उसे हल्का सा वार्निश करके पेंट वेंट करके घर में सजा देते हैं, है ना? वो क्या, लकड़ी नीचे से उठाई थी, ऐसे 10-15 पीस लाके उसने सड़क पर बिछा दिए, और हर पीस 8-8 हजार का निकाल दिया। वो है कैपिटल गेन। समझ आई? वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लॉटरी वगैरह खेलते हैं, जो
जो इन चारों हेड में कहीं समझ नहीं आता वो अदर सोर्सेज में डाल, बस वही कह रहा है, सबलेटिंग से ही समझ नहीं आ रहा, डाल दीजिए अदर सोर्सेज में, ठीक है। चलिए आइए अब आ जाइए प्रैक्टिकल पोर्शन, सवाल करना कैसे, स्टेप्स। पूरे बुक के अंदर सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो 3 स्टेप में काम हो जाता है जिसका, पर तीनों स्टेप भी बड़े खतरनाक है अपने आप में, नहीं खतर इजी है पर थोड़ा देखने पड़ते हैं। आइए, स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपने लेनी है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में हमने क्या क्या देखना है, 23(1)(a) और 23(1)(b) और 23(1)(c). ओहो, 1(a) देखना है, देख लिया, फिर 1(b) देखना है, देख लिया, फिर 1(c) देखना है, और लगाना क्या वो मैं ही सिखाऊंगी। बस ये आपके चैप्टर का 80% है। अब आप अंदाजा लगा लो, अगर ये समझ आ गया ना तुम्हें एक झटके के साथ, हाउस प्रॉपर्टी अपने आप निकाल दो। बाकी तो देखो नीचे कुछ भी नहीं है, देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही मेन है, इसका दिल है, हार्ट। अगर ये बंद तो सवाल खत्म, कुछ नहीं होगा। इसके बाद आप लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, ग्राउंड रेंट, है ना, पेड बाय ऑनर। बस मालिक दे रहा होगा, लिखा होगा पेड बाय टेनेंट, इग्नोर इट, पेड बाय ऑनर है तो लेस करना। तो आंसर क्या आएगा, जब आप अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में टैक्स लेस कर दोगे, यू विल गेट द नेट एनुअल वैल्यू। मैम आपने तो कहा था 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा, हाँ ये थर्ड स्टेप, ये फर्स्ट या सेकंड या थर्ड बना रही हूँ। हो गया, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, वहां पे सैलरी में डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, 3 वाली, एंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल, और तीसरी क्या थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। बस यहाँ पे डिडक्शन 2 ही है, 24, पहली क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहाँ पे भी है। लोग बड़े खुश होते हैं सरकार बड़ी डिडक्शन देती है, हाँ देखते नहीं है। कितनी है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% ऑफ NAV। व्हाट इज NAV, बस। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। गुरनूर आपने कोठी डालने के लिए बैंक से 10 लाख का लोन लिया, 20 लाख का लोन लिया, उस पे जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, बस वो पूरा छूट मिलती है। वो कितनी मिलती है वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो। ये भी लेस कर दो, ये भी लेस कर दो, आंसर इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। एवरीबडी, हाँ ना, सही, क्लियर, स्ट्रक्चर नजर समझ आ गया। बस अगली क्लास में मैं GAV आपको समझाऊंगी, पूरी एक क्लास में GAV डेडिकेट करूंगी। आपको हो गया मैडम, समझ आ गया, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। बस ये तो ये समझने वाली चीज है, म्युनिसिपल टैक्सेस लिखा होगा पेड बाय ऑनर है तो लेस कर देना, फिर डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो वही है 30%, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बस 2 टॉपिक है, एक ये और एक ये समझाने वाला, चैप्टर खत्म। ठीक है जी, चलिए कुछ कहना है, कुछ पूछना है, आइए लाइए सैलरी के डाउट ले आइए। मृदुल जी क्लियर है अब आपको, मृदुल आउट है, मृदुल आउट क्लास से, चलिए ओके। आइए स्टार्ट करें, अलाउ भी सैलरी का सम, लाओ शीट दो, 38। मेरे को याद है ये जो नंबर आपने जो दोस्त, ये आपके जो फ्रेंड, ये मुझसे मुझे मेरे को इनका कॉल कब आया था, जब हमने नताशा और मैं जब हम डील कर रहे थे कि हमें करना है कि नहीं करना, तब आई थी सबसे पहले इनकी कॉल। हाँ की है, हाँ मैंने, मेरे को जब इन्होंने बोला ना मेरा जब इन्होंने कॉल आया, मैसेज आया ये मैं तब मैंने कहा ये तो बहुत पुराना है।
गुड इवनिंग, आई वांट टू ज्वाइन, देन कम बाय दिस, ओके। ये मैंने पहले ही देख लिया था, ये मैंने कहा ये तो बहुत पुराना नंबर पे सेव कर रखा है।